वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट। और आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस इन ए प्लांट। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चला करें, चल नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे चला करें, और अगर धीरे धीरे नहीं चल सकते हैं तो रेंग कर चला करिए, लेकिन चला जरूर करिए। अर्थात आप निरंतर, भले ही वो छोटे छोटे प्रयास हो, अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए करते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक जो है वो बहुत प्यारा है। उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस। तो देखिए, समझिए, पहले ट्रांसपायरेशन को हम समझते हैं और इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, पौधे के वायवीय भागों से या उसके एरियल पार्ट से, ठीक है, जल का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को या जल का वाष्पित होने की प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और इसके लिए CO2 क्या होता है, काफी मात्रा में क्या होता है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि पौधे में यह वातावरण से प्राप्त होता है, मतलब CO2 जो होता है वो वातावरण से प्राप्त होता है। पत्तियों के ऊपरी या निचले अथवा दोनों सतहों पर अनेक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो जो वात रंध्र होता है उसके द्वारा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हीं रंध्रों के रास्ते पत्ती के अंदर CO2 बाहरी वातावरण से विसरण के द्वारा आती है। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो पत्तियों में बाहरी विसरण के द्वारा आती है। दिन में पत्ती के अंदर CO2 का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए होता है, तथा CO2 की सांद्रता पत्ती में कम बनी रहती है। ठीक, तो दिन में क्या होता है कि जो CO2 की सांद्रता होती है वो पत्ती में कम बनी रहती है, पत्ती के बाहर ये ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा होती ही है। अतः CO2 का विसरण पत्ती के भीतर रंध्रों के मार्गों से होता रहता है। लेकिन ये जो सेल की जो भी स्थिति है वो रात में बिल्कुल विपरीत हो जाती। क्या होती, CO2 जो होती है रात में क्या होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, श्वसन में निर्गत CO2 का उपयोग भी नहीं हो पाता, अतः CO2 की सांद्रता पत्ती के भीतर अधिक रहती है और यह रंध्रों के मार्ग से बाहर विसरित होती है। आगे देखिए, पत्तियों के भीतर मध्योतक होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अंतः कोशिकीय स्थान भी होते हैं और अधिक से अधिक CO2 इन कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, मध्योतक की कोशिकाओं पर जल की परत भी जो होती है वो निरंतर बनी रहती। इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस के लिए हेल्प मिलती है। इस प्रकार बाह्य वातावरण की तुलना में जल की मात्रा पत्ती में क्या हो जाती, काफी अधिक हो जाती। ये बहुत डिटेल में प्रोसेस बताया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप जल के अणु निरंतर वाष्प के रूप में पत्ती के भीतर, ठीक है, रंध्रों के मार्ग से विसरित हो जाते हैं। तो होता क्या है, CO2 के कंसंट्रेशन से क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं निरंतर वाष्प के रूप में विसरित हो जाते हैं तथा निरंतर जल की हानि होती रहती है। तो अगर हम इसे एक शॉर्ट टर्म में कहें तो पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पित होने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से, देखिए बात यहाँ पे आ गई वही, पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसमें स्टोमेटा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गार्ड सेल टर्गिट है तो क्या होता है, फ्लैसिड है तो क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा की भूमिका। वाष्पोत्सर्जन पौधे के किसी भी वायवीय भाग से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु अधिकांश वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में स्थित रंध्रों के रास्तों में होता है। तो ये बात भी याद रखेंगे। छिद्र से दूर वाली भित्ति का भाग अपेक्षाकृत पतला लचीला होता है तथा छिद्र के निकट वाला भाग कम लचीला होता है। तो छिद्र से जो दूर वाला भाग होता है वो होता है फ्लैसिड। क्या होता है, वो होता है फ्लैसिड, तो याद रखेगा। और छिद्र के निकट वाला क्या होता है, टर्गिट।
तो देखिए कैसे कैसे दिन में द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन काफी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं और उससे कोशिकाओं में जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है, जल विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप परासरण दाब बाह्य कोशिकाओं से जल परासरण के द्वारा कोशिकाओं में भरना प्रारंभ हो जाता है। तो फ्लैसिड कब होती है? फ्लैसिड सेल तब होती हैं जब क्या कहते हैं दिन में ये प्रोसेस हो रहा होता है तथा द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। तो फ्लैसिड में क्या हो जाता है कि कोशिकाओं में एक खिंचाव होता है और इन भित्तियों में एक उत्तल की भांति लेंस की भांति एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तच्छिद्र के निकट वाले भाग एक दूसरे से खिंचकर दूर हो जाते हैं अर्थात स्टोमेटा खोल जाते हैं। और रात में ये क्रिया बिल्कुल विपरीत होती है, इसे बोलते हैं टर्गिट। तो ये दोनों ही जो क्रियाएं होती हैं ये टर्गिट और फ्लैसिड दिन और रात में होती हैं और इस प्रकार से इनमें जल हानि होती रहती है और कोशिकाएं संकुचित होती रहती हैं। छिद्र के समीप वाली भित्तियां एक दूसरे से मिल जाती हैं और छिद्र बंद हो जाते हैं और जो सेल होती है वो टर्गिट हो जाती है या बंद हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए खुला स्टोमेटा इस तरीके से होगा, फ्लैसिड स्थिति होगी, ठीक है, और बंद स्टोमेटा इस तरीके से होगा, कैसी टर्गित स्थिति होती है। तो इस तरीके से कुछ आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 30 जनवरी से बायोलॉजी पाठशाला के 10th क्लास और 12th क्लास की अनसॉल्व पेपर सेट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मुझसे इंडिविजुअल पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं और साथ ही साथ मेरे इंटर कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसे जा करके उसे आप ज्वाइन करिए। 30 जनवरी से लगातार आपको मिलेंगी, तो उसे ज्वाइन करिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन या उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।